जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं 76 से लेकर 90 तक के ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन, जो कि आपके UPPCL TG2 LLP और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 को पढ़ेंगे और 76 के बाद जितना भी क्वेश्चन आ रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, क्योंकि ये जो भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से पढ़िए क्वेश्चन आपको वहाँ से दिखाई दे रहा है कि जब लोहे का क्षय और तांबे का क्षय बराबर होता है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है। यानी जब लोहे का क्षय यानी कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब बराबर होती है तो उस समय एफिशिएंसी जो होती है मैक्सिमम होती है। तो ऑप्शन ए दिया है 0 होती है, बी 1/4 दिया है, सी ऑप्शन ए अधिकतम होती है, जो डी ऑप्शन दिया है आधा दिया है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो आयरन लॉस होती है कॉपर लॉस के बराबर होती है उस समय एफिशिएंसी क्या होती है, अधिकतम यानी मैक्सिमम होती है। तो 76 का क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकतम यानी मैक्सिमम होती है कि जब आयरन लॉस कॉपर लॉस के बराबर हो जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 77 पे। 77 पढ़िए कि ट्रांसफार्मर में की सुरक्षा के लिए आमतौर पर किस प्रकार के रिले प्रयोग किया जाता है। देखिए उसमें जो रिले प्रयोग किया जाता है तो ट्रांसफार्मर का आप देखिए वहाँ से जो दिखाई दे रहा है और उसमें रिले कौन सा होता है। ठीक है, तो उसमें बुकर्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसमें कौन सी रिले होती है, बुकर्ज रिले का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन क्या क्या दिया है 76 का, 3 फेज रिले होता है, बुकर्ज रिले होता है, नो वोल्ट रिले होता है और अंडर लोड रिले होता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बुकर्ज रिले का प्रयोग किया जाता है किसमें, ट्रांसफार्मर में। जो बुकर्ज रिले होता है वो क्या होता है, गैस इंटरनल फॉल्ट होती है। ट्रांसफार्मर के अंदर कोई भी अगर ज़्यादा गैस बन रहा है, ज़्यादा हीट हो रहा है तो उसके वजह से क्या करता है, वो फॉल्ट को मतलब उस पर वर्क करता है। ठीक है, चलिए 78 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 78 पढ़िए 78 को कि एक 100 एम्पियर यानी 100/50 100 एम्पियर के करंट को बदल रहा है 5 एम्पियर में। ठीक है, 100 एम्पियर को 5 एम्पियर में कर अनुपात है। अनुपात का सीटी करंट ट्रांसफार्मर 5 एम्पियर मीटर से जुड़ा है। यानी एक कोई सीटी है, सीटी करंट ट्रांसफार्मर है और 5 एम्पियर की मीटर रीडिंग से जुड़ा है। यदि पाठ्यांक की रीडिंग 3 एम्पियर आता है, कोई एक मीटर जुड़ा है, ये ट्रांसफार्मर हो गया। इस ट्रांसफार्मर के जब हम जोड़ते हैं तो इसमें 3 एम्पियर की करंट आती है, 3 एम्पियर की करंट आती है। तो कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए आप, कह रहा है कि यदि पाठ्यांक की रेटिंग 3 एम्पियर तो वास्तविक करंट की गणना कीजिए। तो आप सबसे पहले ये बताइए कि जब वास्तविक करंट की गणना करना है तो कोई एक 100 एम्पियर के करंट को बदल रहा है 5 एम्पियर में, यानी क्या कर रहा है कि 100 को क्या कर रहा है कि 5 में बदल दे रहा है, यानी 1/20 कम हो जा रहा है, 1/20 कम हो जा रहा है। तो कोई भी करंट है जो 1/20 कम हो जा रहा है तो कह रहा है कि अगर ट्रांसफार्मर की रीडिंग पे 3 एम्पियर की करंट आ रही है तो आपको पूरा फाइनल कितना करंट उसका होगा। तो 3 एम्पियर का क्या करेंगे, आप 20 का गुना कर देंगे, क्योंकि यहाँ से 20 एम्पियर कम है। ये जो मीटर रीडिंग लगा है 20 एम्पियर कम कर रहा है, 120 कम कर रहा है, तो यहाँ से 20 गुणा कर दीजिए तो 20 नहीं 60 एम्पियर की करंट क्या होगी, उसकी वास्तविक होगी। लेकिन मीटर पर रीडिंग कितना दिखा रहा है, 3 एम्पियर का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 78 का जो 60 एम्पियर करंट है वह सही हो जाएगा। 60 एम्पियर कौन सा ऑप्शन दिया है, सी दिया है। 78 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 पढ़िए, आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। ट्रांसफार्मर में लोड के अनुसार किस प्रकार के क्षय में परिवर्तित होती है। जो लोड के अनुसार बदलता है उसमें किस प्रकार का क्षय होता है। तो देखिए जो लोड के अनुसार होता है वो तो होता है कॉपर लॉस। क्या होता है, कॉपर लॉस, कॉपर लॉस होता है I²R होता है, ये होता है कॉपर लॉस जो लोड के अनुसार चेंज होता है। ऑप्शन क्या क्या दिया है, लौह दिया है, आयरन लॉस होता है नहीं। बी ऑप्शन दिया है कि जलवर्त एडी करंट लॉस होता है। जो सी ऑप्शन दिया है हिस्टेसिस लॉस होती है। जो डी ऑप्शन दिया है कि तांबे का क्षय होता है। तो बिल्कुल वहाँ पे जो कॉपर लॉस होता है उसी को बोलते हैं क्या, तांबे की क्षय होती है। तो जो बी ऑप्शन हो जाएगा 79 का डी, 79 का डी राइट हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। एक फुल लोड ट्रांसफार्मर में तांबे का क्षय दिया है 1000 वाट है। फुल लोड पे तांबे का क्षय जो होता है लॉस दिया है कितना, लॉस दिया है 1000 वाट है। ठीक है, फिर क्या आगे बोला है, आधे लोड पर क्षय कितना होगा, यानी फुल लोड पर उसका लॉसेस दिया है 1000 वाट। ये जो लॉस दिया है फुल लोड पर लॉस दिया है, फुल लोड पर लॉस
कितना दिया, 1000 वाट है, ठीक है। तो हाफ लोड पे लॉस क्या होगा, हाफ लोड पर लॉस क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो 1000 वाट तो उसका फुल लोड पे, जब हाफ लोड करते हैं तो 1/2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी फार्मूला में आपको बताया था कि 1/4 हो जाएगा, यानी 250 वाट इसका हाफ वाट का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 250 वाट। ऑप्शन मैच कराइए, कौन सा मैच कर रहा है, 250 वाट जो हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, कि 80 का जो ए है वो राइट होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 81 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 81 पढ़िए। 81 को, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए वोल्टेज स्टेबलाइजर के लिए, यानी वोल्टेज को देखते हैं आप, बढ़ाते हैं घटाते हैं, क्या करते हैं, कम करते हैं ज़्यादा करते हैं, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है वोल्टेज स्टेबलाइजर का इमेज भी देख रहे हैं, उसमें जो वोल्टेज प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। वोल्टेज स्टेबलाइजर में ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। 81 में देखिए कि किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का प्रयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर में किया जाता है, ऑटो ट्रांसफार्मर। 81 का जो डी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, ऑटो ट्रांसफार्मर के क्या होता है, एक ही बाइंडिंग होती है उसमें, और उसी में आप स्टेप अप करते हैं, स्टेप डाउन करते हैं, तो उसमें सिंगल बाइंडिंग होती है, इसलिए उसको का प्रयोग किसमें करते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 82, एक परिणामित ट्रांसफार्मर में कुल हानि पर निर्भर करती है। कुल हानि किस पे निर्भर करती है, एक परिणामित यानी ट्रांसफार्मर में करा, कुल हानि किस पे निर्भर करती है, वोल्टेज और धारा के बीच एंगल पे, और जो वोल्टेज और धारा पे कुल हानि जो होती है किस पे लॉस करती है। देखिए आपको बता रहे हैं कि आयरन लॉस, आयरन लॉस, आयरन लॉस या कोर लॉस, ठीक है, आयरन लॉस या कोर लॉस, कापर लॉस, कापर लॉस, कापर लॉस किस पे होती है, आई स्क्वायर आर होता है, ये किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। और जो आयरन लॉस होती है किस पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे डिपेंड करती है, वोल्टेज पे डिपेंड करती है, इसलिए कुल लॉस वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करती है, ठीक है, वोल्टेज और करंट पर डिपेंड करती है। तो जो ऑप्शन कौन सा मिल कर रहा है, वोल्टेज धारा के बीच कोण, जो बी ऑप्शन दिया वोल्टेज और धारा, तो बिल्कुल ये वोल्टेज और धारा के ही बीच पे लॉसेस क्या डिपेंड करती है, इसीलिए ट्रांसफार्मर की यूनिट जो होती है VA रखी जाती है। अगर बड़ी यूनिट रखना है KVA, इससे भी बड़ी रखना है तो MVA यानी वोल्ट एम्पियर, ये वोल्टेज और ये करंट के लिए होती है, ठीक है, इसीलिए MVA KVA रखते हैं, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83, तो 82 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 82 का बी सही होगा। चलिए 83 नंबर पढ़िए, 83 को पढ़िए आप और उसका सलूशन बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 पढ़िए। 83 क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प परिणाम मित्र का सहायक भाग नहीं है, यानी ट्रांसफार्मर का सहायक भाग नहीं है, ट्रांसफार्मर का कौन सा भाग नहीं है, इसमें पढ़िए। देखिए क्या दिया, आइसोलेटर, बी ऑप्शन दिया है ब्रीदर, तो ट्रांसफार्मर में ब्रीदर होता है, आप देख रहे हैं। जो सी ऑप्शन दिया है बुशिंग, तो बुशिंग भी है, जो ऐसे छोटा छोटा देख रहे हैं ट्रांसफार्मर जो ऊपर की तरफ निकलता है वो क्या है, बुशिंग है, ठीक है, ट्रांसफार्मर का वो भाग जो है बुशिंग कहलाता है। इसके बाद जो सी ऑप्शन दिया है कंजर्वेटर, कंजर्वेटर ये ट्रांसफार्मर को ऊपर वाला जिसमें आयल भरा रहता है वो क्या है, कंजर्वेटर है, ठीक है। और इसके बाद जो डी ऑप्शन दिया है, जो डी ऑप्शन दिया है 83 वो कंजर्वेटर हो गया। तो यहाँ पर आइसोलेटर जो ए ऑप्शन दिया है वो नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो ब्रीदर प्रयोग करते ही हैं, जिसमें सांस लेने के लिए सिलिका जेल का उसमें भरा जाता है। बुशिंग भी होती है, बुशिंग का प्रयोग यहाँ पर इंसुलेटर जो ट्रांसफार्मर के अंदर से, तेल के अंदर से यहाँ से ऊपर निकला रहता है। जो सी ऑप्शन डी दिया है वह संरक्षित कंजर्वेटर भी होता है, जो आयल अगर बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, कम हो रहा है तो ऊपर नीचे अप डाउन कर लेता है। यहाँ से जो हो जाएगा 83 का ए ऑप्शन हो जाएगा, वो नहीं होता है, ठीक है, आइसोलेटर यानी विगलक नहीं होता है जो। चलिए अब आते हैं 84 पे, क्वेश्चन नंबर 84 को पढ़िए। 84 क्या दिया है, ऊंचाई यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में प्राथमिक से द्वितीयक कॉइल तक, प्राइमरी से सेकेंडरी तक, यानी एक ट्रांसफार्मर है और उसमें प्राइमरी से सेकेंडरी साइड तक क्या होता है, प्राइमरी से वोल्टेज की कमी होती है। देखिए ये प्राइमरी साइड हो गई, ये सेकेंडरी साइड, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग,
ये पूछ क्या रहा है कि द्वितीयक से प्राथमिक से द्वितीयक कॉइल तक वोल्टेज कम होती है। पहले ये उच्च यानी स्टेप अप है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को बढ़ा देना, यानी V2 का मान ज़्यादा रखेगा V1 से, N2 के फेरों की संख्या ज़्यादा होगी N1 से, E2 का मान ज़्यादा होगा किससे, E1 से। ठीक है, तो ये स्टेप अप के लिए आप बताइए कौन सा सही कंडीशन होगा, आप बताइए यहाँ से कौन सा सही होगा V2 V1 के लिए। ठीक है, चलिए देखिए इसमें जो दिया है क्वेश्चन नंबर 84 का, वोल्टेज कम होता है वोल्टेज बढ़ती है, तो वोल्टेज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये V2 हो जाएगा। स्टेप अप के लिए बात करें वोल्टेज बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 85 पे। 85 को पढ़िए। 85 का लिखा कि एक परिणामित ट्रांसफार्मर में दो परिणामित कुंडलियां होती हैं। एक ट्रांसफार्मर में दो कुंडलित ट्रांसफार्मर होती है, एक परिणामित ट्रांसफार्मर में दो प्रेरित कुंडलियां होती हैं, विद्युत रूप से अलग होती हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में देख लीजिए कि कैसे अलग होती है। प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई। ठीक है, तो किस रूप से ये अलग होती है, ऑप्शन को पढ़िए। विद्युत रूप से अलग होती है लेकिन चुंबकीय रूप से संबंधित होती हैं। तो बिल्कुल सही है कि ये विद्युत रूप से क्या है, दोनों इलेक्ट्रिकली अलग है लेकिन मैग्नेटिकली क्या होती है, एक ही होती है। यहाँ से फ्लक्स क्या होता है, जाता रहता है। तो विद्युत रूप से अलग होती है लेकिन मैग्नेटिकली रूप से कपल्ड उसमें संबंधित होती है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 85 का ए सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये 85 का ही बता रहे थे आपसे, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 85 का ए ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 86 पे। क्वेश्चन नंबर 86 को पढ़िए। उपकेंद्रों में विभव परिणामित का प्रयोग परास बढ़ाने के लिए किया जाता है। उपकेंद्रों में विभव यानी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए करा है कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के लिए अगर रेंज को बढ़ाना है तो आप क्या करते हैं, जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है इसमें वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा है कि परिणामित का प्रयोग रेंज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर का प्रयोग करने से क्या हो जाता है कि रेंज का प्रयोग वहाँ से कर लेने से उसका रेंज बढ़ जाता है। तो 86 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 86 का सी हो जाएगा कि रेंज को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्टमीटर का यूज कर लेते हैं। लगभग 110 वोल्ट के रेंज में इसको लगाते हैं। चलिए 87 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है कि परिणामित्र या घूर्णन मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए संकीर्ण BH पास क्षेत्र क्यों होना चाहिए। देखिए इसके लिए थोड़ा समझना है। 87 क्वेश्चन नंबर 87 पढ़िए। 87 को BH कर्व की बात कर रहा है तो हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। यहाँ पे H रखा था, ये B होता है और ये ऐसे ग्राफ बनता है। ठीक है, रेजिडुअल ये जो बचता है ये दूरी को क्या बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। इसको जो बोलते हैं आप क्या बोलते हैं, कोरोसिव फोर्स। कोरोसिव फोर्स, ठीक है, कोरोसिव फोर्स। इसी को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी ये रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या रिटेंटिविटी एक ही होती है। ये कोरोसिव फोर्स होता है। अगर ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का बनाएंगे तो काफ़ी पतला बनता है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बनाएंगे तो काफ़ी चौड़ा बनता है। और इसके बाद आपको सॉफ्ट हार्ड हो गया। यहाँ से क्या क्वेश्चन क्या पूछा था, BH कर्व का। क्वेश्चन नंबर 87 का 87 पूछा था कि परिणामित में घूर्णन मशीन के कोर बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए BH कर्व का पास क्षेत्र वांछित है। ऑप्शन ए दिया, उनमें से उच्च निग्रह बल होती है। यहाँ से देखिए जो इनमें से हिस्टेसिस हानि को कम करते हैं। जो BH कर्व पतला करने के क्या, जो अगर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल करेंगे तो BH कर्व करने से क्या हो जाएगा, इससे हिस्टेसिस हानि कम होगी। यानी जो ऑप्शन सी दिया है कि हिस्टेसिस हानि कम होती, इसकी वजह से यहाँ से प्रयोग करेंगे। ठीक है, BH कर्व का पास क्षेत्र तो वांछित यानी छोटा होना चाहिए। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल तो छोटा होना चाहिए, अगर हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल तो बड़ा होगा। चलिए क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 87 का सी सही हो जाएगा, राइट। 88 है ये, 88 नंबर को पढ़िए। कारण ट्रांसफार्मर के कोर पटलन के द्वारा रोधन किए गए हैं। जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है पटरित तो उसको करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर के कोर पटलन के द्वारा रोधन किए गए यानी उसको इंसुलेटिंग किया गया। क्या, वर्निश के लिए, संचेजित कागज के लिए, जो सी ऑप्शन दिया है सूती रेत के लिए, कागज के लिए। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, उसको जो कोर को लेमिनेट करते हैं उन लोग वर्निश कर देते हैं। आप देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर
यानी जो पंखे की जो वाइंडिंग की जाती है तो उसके ऊपर हम लोग वार्निश कर देते हैं, क्यों? उसको इंसुलेटिंग प्रदान करने के लिए, ठीक है। तो 88 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा वर्निश के लिए, 88 का ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 89 को पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 89 को पढ़िए। करा दो परिणामित्र ट्रांसफार्मर के समांतर संचालन के दौरान निम्न में से किस स्थिति का पालन नहीं किया जाता है, ठीक है, किया जाना चाहिए, किस, यानी दो ट्रांसफार्मर को समांतर पैरेलल ऑपरेशन के लिए कौन सा प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ए ऑप्शन दिया है उन्हें समान फ्रीक्वेंसी पर संचालित होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बी ऑप्शन दिया है कि उनका वोल्टेज निर्धारण रेटिंग समान होना चाहिए, उसका जो वोल्टेज निर्धारण रेटिंग है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। जो सी ऑप्शन दिया उनका करंट रेटिंग समान होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है, अगर उसका करंट रेटिंग समान नहीं है फिर भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। जो डी दिया उनका परिणामित्र अनुपात समान होना, हाँ टर्न रेशियो उसका समान होना चाहिए, लेकिन सी ऑप्शन नहीं होगा कि उनका करंट रेटिंग समान नहीं होगा तब भी उसको प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या नहीं किया जाना चाहिए, ये प्रयोग किया जाना, तो इसका जो सी होगा वो राइट हो जाएगा। 89 का सी ऑप्शन राइट होगा कि जिसका जो दिया है कि धारा रेटिंग समान होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे आइए। 90 को पढ़िए। करा कि एक 10 kVA 1100/400 वोल्टेज के लिए फेज परिणामित में द्वितीय कुंडली में 100 फेरे हैं, यानी 10 kVA का एक ट्रांसफार्मर है। क्वेश्चन नंबर 90 को, क्वेश्चन नंबर 90 ट्रांसफार्मर कितना दिया है, 10 kVA, 10 kVA दिया है। V2 अपान V1 N2 अपान N1, तो V2 का मान आपसे कितना दिया है, V2 की वैल्यू दिया है 400, चलिए वैल्यू रखते हैं 400। V1 का मान कितना दिया है, V1 की वैल्यू दिया है कितना, 1100, ठीक है, बराबर। N2 का मान आपको दिया है कितना, N2 का मान आपसे दिया है 100, यानी कितना दिया है, 100 दिया है, 100 फेरे हैं। N1 की वैल्यू कितना दिया है, सेकेंडरी साइड लिखा है ना, बोला है कि द्वितीय कुंडली में N2 की वैल्यू 100/N1 निकाल लीजिए, 00 कट गया, और यहाँ से 4 से जब काटेंगे तो N1 बराबर हो जाएगा 1100/4, यानी 4 दूना के 8, 3 30 4 7 28, 2 4 5 20, 275 फेरे। N1 का मान कितना आ जाएगा, 275 टर्न, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन वाइज करा लीजिए, 275 ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 90 का ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 76 से 90 तक के हम लोग क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।